वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमेशा की तरह हमारे 3 सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे गन्ने की खेती के बारे में। हमारा देश फसल उत्पादकता में कई विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे है और इसकी एक बड़ी वजह हम मान सकते हैं आधुनिक तकनीकों से दूरी को। लेकिन अब इसमें बदलाव आया है और हमारे किसानों का जो रुझान है वो आधुनिक तकनीकों की ओर काफी बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे किसानों ने कृषि के क्षेत्र में कई नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और ऐसे ही एक किसान रहते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जिनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी। चौंके मत, किसान बनने से पहले ये प्रोफेसर ही हुआ करते थे। कम उत्पादकता यानी कम कमाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ लोग खेती की पुरानी हवेली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर कम उपज हो रही थी और किसानों को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। उस समय कोई नहीं जानता था कि इस क्षेत्र की खेती में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव नरसिंहपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय से एक प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। प्रोफेसर का नाम है चंद्रशेखर तिवारी। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया, लेकिन न पैदावार अच्छी हो पा रही थी और न ही आमदनी। उनके मन में यही सवाल उठता था कि खेती को किस तरह लाभकारी बनाया जाए। यही सवाल उन्हें देश के नामचीन शोध संस्थानों तक ले गया। इन संस्थानों में इन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और गहन विचार किया। इन मुलाकातों के दौरान चंद्रशेखर तिवारी को पता चला कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका निश्चित दाम मिलना तय है। चंद्रशेखर ने खुद भी गन्ने की खेती शुरू की और दूसरे किसानों को भी इस ओर प्रेरित किया। गन्ने की खेती दूसरी क्षेत्रीय फसलों से तो अच्छी रही, लेकिन चंद्रशेखर उपज से अब भी संतुष्ट नहीं थे। उस समय 1 हेक्टेयर में 35 से 40 टन गन्ना पैदा हो पा रहा था। चंद्रशेखर का लक्ष्य इसे 75 से 80 टन तक पहुंचाने का था। ज्यादा उपज के लिए गन्ने की नई और उन्नत तकनीक जरूरी थी। इसी की तलाश में वो जा पहुंचे लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.D. पाठक से लंबी चर्चा हुई और प्रोफेसर तिवारी ने नरसिंहपुर में गन्ने की कम उपज के बारे में बताया। इस मुलाकात का असर हुआ। डॉक्टर पाठक ने कम उपज के कारण जानने और सुधार के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर दी। वैज्ञानिकों की टीम ने नरसिंहपुर जिले का दौरा किया, वहाँ की मिट्टी की जांच की और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके साथी किसान लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। वैज्ञानिक जो भी सुझाव देते उन पर अमल करते रहे। सबसे पहले मिट्टी सुधार पर काम किया गया। हरी खाद के लिए ढैंचा उगाया गया। फसलों के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया गया और चीनी मिल से निकला कचरा भी खेतों में डाला गया। इसके अलावा सूक्ष्म जैविकी के लिए टीकाकरण भी किया गया। 2014-15 तक नरसिंहपुर की मिट्टी में जैविक कार्बन सामग्री महज 0.36% थी।
जो 2018-19 तक बढ़कर 0.76% हो गई। इससे 20% तक नाइट्रोजन की बचत होने लगी। इतना ही नहीं, पानी की बचत के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अपनाया, मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट का सहारा लिया और एकल कली सेट का उपयोग किया। इन उपायों से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आई, बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती चली गई। बल्कि आज एकल कली सेट का उपयोग करते हुए किसान गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के किसानों ने अंतर फसल प्रणाली को भी कामयाबी के साथ अपनाया और गन्ने के साथ आलू, चना, मटर, धनिया और प्याज बोने लगे। नए उपायों से न सिर्फ फसल लागत में कमी आई, बल्कि उपज में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। बल्कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी ने 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसे भी हासिल कर लिया। कमाल की बात तो ये है कि उत्पादन में ये बढ़ोतरी जैविक तरीकों से की गई। आमदनी बढ़ी तो किसान और तेजी से गन्ने की ओर आकर्षित हुए। आज नरसिंहपुर जिले में 35% जोत पर गन्ना उगाया जा रहा है। प्रोफेसर तिवारी की मदद से वैज्ञानिक फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कामयाब हुए। आज पूरा नरसिंहपुर जिला अवशेषों को जलाए जाने से मुक्त हो चुका है। तो अभी आपने जान लिया मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहने वाले तिवारी जी किस प्रकार आधुनिक तकनीकों को अपनाए हुए हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब विज्ञान और किसान सेगमेंट में वक्त है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको बताएंगे नवंबर माह में किस तरह से आप पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। आइए नजर डालें इस माह के कृषि कैलेंडर पर। नवंबर माह में किसान भाई पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। बीज की बुआई यदि समय पर की जाती है तो इसका सीधा प्रभाव उपज पर देखने को मिलता है। 1 हेक्टेयर खेत में पौधारोपण के लिए 75 से 100 वर्ग मीटर की पौधशाला में बीज की बुआई करनी चाहिए। पौधशाला किसी ऊंचे स्थान पर बनाएं जहां जल जमाव ना हो। पौधशाला की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। पत्ता गोभी की अगेती किस्मों के लिए 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पछेती खेती के लिए 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। पत्ता गोभी की अगेती खेती में कुछ पौधों के मरने की संभावना रहती है, इसलिए अधिक बीज की आवश्यकता होती है। तो अभी आपने जान लिया कृषि कैलेंडर के जरिए कि पत्ता गोभी की बुआई के लिए आपको क्या कुछ कार्य करने की जरूरत है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं।
और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल महिला किसान त्रिनिति सावो से। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हल्दी की खेती अच्छे स्तर पर की जाती है। हमारे घरों की बात करें तो हर रसोई में इसका इस्तेमाल होता है और हर शुभ कार्य भी इसके बिना अधूरा ही माना जाता है। हम इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा बना रहता है। इसकी खेती हमारे कई किसान करते हैं और उन्हीं में से एक है त्रिनिति सावो। ये इसकी जैविक खेती करती हैं और इन्होंने उन्नत किस्म भी विकसित की है। आइए करते हैं इनसे मुलाकात, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी और किस तरह से ये हल्दी की खेती करके सफल बनी है। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिति सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है।
अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे हाल ही में बनाए गए नए कृषि कानून के बारे में और किस प्रकार ये हमारे किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इन तमाम बातों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो फिर आइए देखते हैं। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। पराली प्रबंधन आज के समय की मांग है। इसे जलाना नहीं है बल्कि सही तरीके से इसका प्रबंधन करना है। क्या आप तरीके अपना सकते हैं, इस पर आइए जानकारी हासिल करते हैं आईसीआर के प्रधान वैज्ञानिक वाईवी सिंह से, जिन्होंने खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा से। आइए दिखा दें आपको इस खास बातचीत की एक झलक। हम बात कर रहे हैं पूसा बायो डिकम्पोजर के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर वाईवी सिंह जी प्रधान वैज्ञानिक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली से। सर, पूसा बायो डिकम्पोजर क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग ने कई वर्षों के अनुसंधान के बाद एक पूसा बायो डिकम्पोजर बनाया है, जो फसल अवशेष के जल्दी डिकम्पोजिशन या अपघटन के लिए काम करता है। और इसका जो आजकल जो समस्या है फसल अवशेष को जलाने की, उसके समाधान के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि फसल अवशेष को जलाना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इससे किसानों को कई तरह की हानि होती है। इसके अलावा वातावरण प्रदूषित होता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, पूसा बायो डिकम्पोजर की ज़रूरत क्यों पड़ी? पूसा बायो डिकम्पोजर एक जो लाभदायक
जीवाणु के द्वारा बनाया गया है और इसका मुख्य काम है फसल अवशेष, जो धान का पराली हो या कोई भी फसल का अवशेष है उसको तेज़ी से विघटन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर, पूसा बायोडिकम्पोजर की आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो पूसा बायोडिकम्पोजर है जो किसान भाई इसको लेना चाहता है, किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकता है? पूसा बायोडिकम्पोजर दो तरह के फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। एक तो है कैप्सूल, जिसको कैप्सूल किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा ये लिक्विड या तरल रूप में भी उपलब्ध है। किसान दोनों रूपों में इसको ले सकते हैं और खासकर कैप्सूल को किसान भाई डाक से, पोस्ट ऑफिस से भी के द्वारा भी इसको मंगा सकते हैं। जो किसान भाई इसको प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त करने के बाद इसको अपने खेत में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किसानों को यदि कैप्सूल प्राप्त हो जाता है तो उसको उनको तरल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका तरीका बहुत आसान है। तरीका ये है कि पहले उनको 5 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ को घोलना है। घोलने के बाद उसको पानी को ठीक तरह से, अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के समय उसमें पानी में जो गंदगी आती है तो उसको छलनी से बाहर निकाल के फेंक देना है। उसके बाद उस पानी को उबालने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए तो उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाना है और उसके साथ साथ 4 कैप्सूल को तोड़कर उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छे तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद उस घोल को एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में या ट्रे में उनको डालना है और डालने के बाद उसको ढककर हल्के कपड़े से ढकने के बाद घर के अंदर ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ी गर्मी रहे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसमें एक अच्छी ग्रोथ आनी शुरू होगी, मलाई जैसी ग्रोथ आनी शुरू होगी और वो लगातार बढ़ती जाएगी। 8-10 दिन में एक बहुत अच्छी मोटी लेयर की ग्रोथ आ जाएगी और उसमें अलग अलग कलर भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये 8 तरह के फफूंद और बैक्टीरिया का समूह है, तो उनका जो कलर होगा अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। जब अच्छी ग्रोथ आ जाती है, अच्छी मलाई जैसी ग्रोथ आ जाती है, तो फिर हाथ से उसको मिला लेते हैं, मगर मिलाते समय हाथ के ऊपर ग्लव्स या पॉलीथीन वगैरह चढ़ा लें और उसके बाद उसको मलाई जो है, ग्रोथ जो है, उसको अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसको एक बड़े बर्तन में या जार वगैरह में उसको भर के रख लेते हैं। इससे हमारा 5 लीटर घोल तैयार हो गया। अब फिर इसको 5 लीटर को हम 25 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि हम फिर पानी में गुड़ घोलेंगे, उसको उबालेंगे, उसको ठंडा होने के बाद उसमें बेसन मिलाएंगे और वही जो हमारा 5 लीटर घोल बना है उसी में से हम 500 ml, आधा लीटर के करीब उसमें डाल देंगे। इस तरह, मगर हमें अलग अलग वो 4-5 जगह रखना होगा। वो उसका उद्देश्य ये होता है कि यदि हम 4-5 जगह रखेंगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। ग्रोथ आनी ज़रूरी है और जब ग्रोथ आती है इसका मतलब कि वो हमारा जो डिकम्पोजर है वो अच्छी तरह से बढ़ रहा है, तो वो बढ़ जाएंगे। इस तरह 25 लीटर बन जाएगा और उसको तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद आएगा कि वो खेत में प्रयोग करना है और वो 25 लीटर घोल जो है, जो बनाया है, उसको 1 हेक्टेयर धान के खेत में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी किसान भाई कैप्सूल डाक से मंगाना चाहें उनके लिए एक नंबर है 8587806977। इस नंबर पर किसान भाई कैप्सूल मंगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर संपर्क करने के लिए वो इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच संपर्क करें तो उनको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे उनको पैसा भेजना है और कैसे अपना एड्रेस वगैरह भेजना है, ताकि उनको जितने कैप्सूल चाहिए वो भेजे जा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि किस तरीके से आप पूसा बायोडिकम्पोजर जो है उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर
घर बैठे बैठे हमारे किसानों को खेती से संबंधित तमाम जानकारियां मिल सकें, इसके लिए कई मोबाइल ऐप्स तैयार की गई हैं और उन्हीं में से एक मोबाइल ऐप के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी तभी तो आप उसका इस्तेमाल करके उसे अपने लिए लाभान्वित बना पाएंगे। कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए फार्म्स ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन भारत के सिर्फ 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसका उद्देश्य कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। जिले के समस्त कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं हाईटेक कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं वो कृषक जो कृषि उद्यम के क्षेत्र में जुड़े हैं, वे उन्नत कृषक जिनके पास में ट्रैक्टर आदि यंत्र उपलब्ध हैं, वे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लाभ ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर की डायरेक्ट लिंक नीचे दी गई है। किसान इस एप्लीकेशन पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर अपना पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। खेती किसानी और मौसम का सीधा संबंध है। अगर हमें मौसम की जानकारी हो तो उसके अनुसार हम अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं। तो कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, आइए जानें। बुधवार और गुरुवार को उड़ीसा में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। बुधवार को तमिलनाडु और पांडिचेरी में कुछ जगह बारिश संभव। गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। अपनी कड़ी मेहनत का सही मूल्य हमें मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि हमें मंडियों की जानकारी हो। तो कैसा है मंडियों का हाल, आइए जानते हैं। राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव गंगापुर सिटी में 1440 से 1583 रुपए प्रति क्विंटल, कोटा 1611 से 1812 रुपए प्रति क्विंटल, सूरतगढ़ 1671 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव रहा आगरा 1700 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 1680 से 1720 रुपए प्रति क्विंटल। आइए अब कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं हमारी ट्विटर प्लेट पर और देख लेते हैं क्या कुछ खास है हमारी ट्विटर प्लेट पर। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।